नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त सबसे बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां कोल माइनिंग घोटाले का आरोपी विशाल चौधरी फरार हो गया है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां कोल माइनिंग घोटाले का आरोपी विशाल चौधरी फरार बताया जा रहा है। विशाल चौधरी पर करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का आरोप है। विशाल चौधरी से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से जल्द ही समन जारी होने वाला था। ऐसे में उसका फरार होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। विशाल चौधरी के फोन से पूछताछ के दौरान कई राज भी मिले थे और जिनमें कई अहम सबूत और इनपुट भी शामिल हैं। इधर सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक विशाल चौधरी की पत्नी भी रांची से फरार बताई जा रही है। बताते चले आपको कि विशाल चौधरी का बड़े अधिकारियों के साथ ही राजनीतिक हस्तियों से भी नजदीकी संबंध थे और जिसके बल पर उसने घोटाले को अंजाम दिया था। और इस पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, देखिए एक बड़ी खबर, आरोपी है विशाल चौधरी, जल्द ही ईडी की तरफ से समन जारी होने वाला था और अब फरार बताया जा रहा है। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, विशाल चौधरी की अगर बात करें तो विशाल चौधरी का नाम पिछले कुछ समय में उस वक्त में चर्चा में आया जब पूजा सिंघल जो निलंबित आईएएस अधिकारी हैं उसके यहाँ पे जब छापेमारी की गई थी, कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसी के आधार पर आगे विशाल चौधरी का नाम सामने आया और विशाल चौधरी के यहाँ भी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी। और उसके बाद छापेमारी के दौरान ही उसका मोबाइल फोन सहित तो कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो जब्त किया गया था। और उसी के तफ्तीश के दौरान ये जानकारी मिली कि उसके मोबाइल फोन से जो जानकारी मिली है कि कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज और सबूत उसके मोबाइल फोन से मिले हैं और उसके मोबाइल फोन को गुजरात स्थित एक फोरेंसिक लैब में वहां पे जांचा गया, परखा गया। उसके बाद जिस तरह से सबूत निकले हैं उसी के आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अब जल्द ही समन भेजने की तैयारी है। समन भेज करके इसे फिर से पूछताछ की प्रक्रिया में उसे बुलाया जाएगा। लेकिन इसी बीच में जानकारी मिली है कि ये जो है फरार हो चुका है। इसके साथ साथ विशाल चौधरी के साथ साथ उसकी पत्नी भी फरार है। और झारखंड में कई जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, इसके साथ ही उनके काले अवैध करोड़ रुपए के जो को किस तरह से काले धन से को सफेद में बनाने का जो काम करता था, तो इसका आरोप विशाल चौधरी पे लगा था। लिहाजा इसी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अब उसे तलाशा जा रहा है। और जिस तरह से उसके मोबाइल फोन और उसके घर से मिले कई ऐसे दस्तावेज साफ तौर पे बताते हैं कि किस तरह से उसके संबंध कई बड़े लेवल के अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों से जुड़े हुए लोगों के साथ में था, जिसके साथ मिल करके एक आपस में साठगांठ करके इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था। तो विशाल चौधरी का कनेक्शन जिस तरह से बड़े बड़े राजनीतिक घरानों और उसके साथ साथ बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसके साथ में रहा और ये तमाम जो सबूत है उसके मोबाइल फोन से मिला है। इसके साथ ही जो दस्तावेज उसके घर में बरामद हुआ है उससे बरामद हुआ है। बाकी शंकर, देखिए अब पुलिस जो है वो विशाल को ढूंढ रही है, लेकिन अहम सबूत, अहम इनपुट मिले थे विशाल से। और अब ये जो विशाल के फरार होने के बाद ये जो सवाल इतने सारे उठ रहे, इसका जवाब कौन देगा? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? आखिर पुलिस कहां गई? आज या कल जब भी था वो ईडी के तरफ से समन जारी होने वाला था, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? निश्चित तौर पे देखिए, जो समन जारी अभी ईडी के द्वारा जो है समन जारी किया जाएगा और समन जारी करने के बाद उसकी नोटिस की कॉपी जल्द ही उसके घर पे भी चिपकाया जाएगा। जो विशाल चौधरी का आवास है उस आवास पर भी जाके ईडी के अधिकारियों के द्वारा नोटिस चिपकाया जाएगा, क्योंकि सामान्य तौर पे ऐसा ही प्रोसेस होता है कि अगर कोई आरोपी फरार होता है तो उसके घर पे वो सम्मन की कॉपी चिपकाई जाती है, या उसका कोई रिश्तेदार अगर घर में होता है तो उसे उस सम्मन की कॉपी दी जाती है। तो यहाँ भी विशाल चौधरी के जो कोई अगर रिश्तेदार हो या उसके घर पर अगर कोई नहीं है तो उसके घर पे वो सम्मन की कॉपी चिपका दी जाएगी। और विशाल चौधरी की अगर बात करें तो कई बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ में, कई बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में और कई बड़े राजनीतिक हस्तियों के साथ में जिस तरह से संबंध रहे हैं और उसी संबंध का वो गलत तरीके से फायदा उठाते हुए जिस तरह से करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था, जिस तरह से एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी का कन्वर्ट करने में जुटा हुआ था, और इसके साथ साथ इसकी अयातियां विदेश में भी होती थी। विदेश में भी कई अधिकारियों को लेकर वो विदेश जाता था और वहां पर मौज मस्ती होती थी और उस मौज मस्ती के दौरान करोड़ रुपए का खर्च बाकी देखिए आरोप है, इनपुट मिले, अहम सुराग मिले हैं। इन तमाम खबरों पर आप नजर बनाए रखें। शंकर, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात रांची हिंसा की। 10 जून की रांची हिंसा के दौरान आगजनी और फायरिंग की तस्वीरें सामने आई थी। इसमें पुलिस ने उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए फायरिंग की थी। रांची के सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं जिनमें पुलिस के अलावा दूसरे लोग भी फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। और इसमें पहली तस्वीर मेन रोड के संकट मोचन मंदिर के पास की है, जहां लाल शर्ट पहने व्यक्ति फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। यह तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं और उसने अपना चेहरा भी पूरी तरह से ढक रखा है और एक के बाद एक फायरिंग करता जा रहा है। और अब जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। 4 राउंड फायरिंग के बाद उसे वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि न्यूज़ 18 ना तो इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि करता है और ना ही किसी भी तरह से फायरिंग की इस घटना को सही ठहराता है। और वहीं दूसरा वीडियो रांची के ही चर्च रोड का बताया जा रहा है, जहां एक व्यक्ति 10 जून को राइफल से फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में साफ है कि हिंसा के दौरान पुलिस के अलावे कुछ और लोग भी थे वहां मौजूद जो फायरिंग कर रहे थे। कौन थे ये लोग और किसे डराने के लिए फायरिंग कर रहे थे, इसकी जल्द से जल्द पहचान करना बेहद जरूरी है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए ऐसे लोगों के पोस्टर आखिर क्यों नहीं लगाए जाएं। और ऐसे में अहम सवाल न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि फायरिंग करने वालों की आखिर कब होगी पहचान। तो ये तमाम अहम सवाल जिनके जवाब बेहद ही जरूरी है। हिंसा करने वालों की तस्वीर क्यों नहीं जारी हो, अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई है। दस जून को रांची में हुई हिंसा के बाद इस घटना में कथित रूप से शामिल आरोपियों को पोस्टर लगाया गया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसे हटा लिया गया। और अब इस मामले को लेकर गृह विभाग के प्रधान सचिव को रांची एसएसपी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि हिंसा में शामिल कथित लोगों का पोस्टर लगाना इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के खिलाफ है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। 10 जून को रांची में हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल ने भी मामले का संज्ञान लिया और मामले को लेकर रांची पुलिस के साथ साथ डीजीपी को भी तलब किया और जाहिर तौर पर एक दिशा निर्देश जारी करते हुए तमाम जो उपद्रवी थे उन लोगों की पोस्टर तमाम चौक चौराहों पर लगाने का दिशा निर्देश जारी कर दिया, जिसके बाद रांची पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 14 जून को कहा जाए तो शहर के कई चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए तो जरूर, लेकिन उन पोस्टरों को भी तुरंत हटा लिया। अब इस पूरे मामले को लेकर गृह सचिव ने भी एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। 2 दिनों के भीतर इसका जवाब देने को कहा गया है और जाहिर तौर पर न्यायालय के जो आदेश है उसका हवाला देते हुए कहा गया है कि ये विधि सम्मत नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में है और वो इससे नाखुश है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गृह विभाग के प्रधान सचिव की ओर से रांची एसएसपी को जारी शौकॉज पर सियासत गरमाती दिख रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जब सरकार की दंगाइयों को बचाने में जुटी है तो फिर अधिकारी की क्या औकात है। उन्होंने कहा कि सरकार का दबाव पुलिस प्रशासन पर साफ दिख रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पुलिस की ओर से विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद ही शौकॉज जारी किया गया। मैं उसी दिन से लगातार ये बात कहता आ रहा हूं, इन पत्थरबाजों को, इन मवालियों को, इन दंगाबाजों को राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है। साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर सरकार का दबाव है। यही कारण है कि आज 1 सप्ताह लगभग होने जा रहा है, अभी तक सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। यही यदि दूसरे लोग होते, दूसरे वर्ग के, दूसरे समुदाय के लोग होते तो अब तक सब गिरफ्तार कर लिए जाते। लगता है वो लोग अखबार नहीं पढ़ते या न्यूज चैनल्स नहीं देखते, पता ही नहीं है कुछ। सीधे अनर्गल बयानबाजी करना है, माहौल को खराब करना है, दूषित करना है और किस तरह से मतों का ध्रुवीकरण करके उसका लाभ लेना है। उनको ठेले वाले, खोमचे वाले की जरा सी भी चिंता नहीं है। जिनकी रोजी रोटी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वैसे लोगों को जब शहर अशांत होता है तो बहुत नुकसान पहुंचता है।
कम से कम उन लोगों को केंद्र बिंदु में रख के सोचे। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, सालों भर वोट के लिए राजनीति करनी है, वो नहीं करना चाहिए। राजधानी रांची में युवाओं का केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया और बड़ी संख्या में युवाओं ने राजधानी के ओवरब्रिज के पास सेना भर्ती कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर युवा सड़क पर धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बाद प्रशासन की ओर से उन्हें हटा दिया गया। प्रदर्शन में शामिल युवाओं का कहना है कि केंद्र सरकार के इस स्कीम के अंतर्गत महज 4 साल की नौकरी मिलेगी, उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा। गिरिडीह के सदर प्रखंड में देर रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। सिंधवरिया पंचायत के बरगडाहा कला गांव में देर रात 14 हाथियों का झुंड पहुंचा था, जहां हाथियों ने 3 घरों के दरवाजे और खिड़की तोड़ दिए। साथ ही सूंड से घरों को पर भी प्रहार किया और प्रहार से घरों में भी दरारें पड़ गईं। इतना ही नहीं, खेत की बाउंड्री तोड़कर खेत में घुस गए और फसल को भी बर्बाद कर दिया। इस दौरान किसानों को हजारों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। किसानों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। नुकसान हुआ, एक ओल कम से कम 10 किलो बटरा था, वो ओल भी नुकसान कर दिया। करेली अभी जैसे लगाए थे वो नुकसान कर दिया। मिर्चा भी था वो नुकसान कर दिया। दीवार अगला बार भी जैसे तोड़ दिया, 25 हाथिया एक झुंड में आ रहा, अभी भी जैसे दीवार फिर दोबारा बहुत दूर तक तोड़ दिया। और करेली था, बैंगन था, मिर्चाई था, सब खत्म नष्ट कर दिया। इधर गोड्डा में कल एक निजी कंपनी की गाड़ी को पास कराने के लिए घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही और एक विशालकाय टरबाइन को जिला मुख्यालय से बाहर निकालने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर भी उस दौरान रोक लगा दी गई। और मिली जानकारी के मुताबिक ये टरबाइन जहाज के माध्यम से गुजरात से साहिबगंज पहुंचा था और साहिबगंज से सड़क मार्ग के जरिए गोड्डा पहुंच रहा था। इसे गोड्डा पहुंचने में करीब 6 महीने का वक्त लग सकता है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।